हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी एसओएल, एनसीवैप या फिर वो रेगुलर कॉलेज में उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट है। बुक का नाम आप सभी का है मानव अधिकार, लिंग एवं पर्यावरण, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। ये आप सभी की बुक है। अगर आप सभी के पास में ये सब्जेक्ट है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है आपकी बुक के नाम में ही मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार भी लिखते हैं हम इसको। तो आप सभी के एग्जाम में इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बनता है कि मानवाधिकार है क्या। तो मानवाधिकार का अर्थ और मानवाधिकार की विभिन्न परिभाषाएं अब तक आप सभी के लिए मैंने कई वीडियोस बना दी है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे मानवाधिकार पर जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, यानी मार्क्सवाद जो है वो किस तरीके से मानवाधिकार को परिभाषित करते हैं। या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली एक तो इस तरीके से बनेगा कि भाई मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य बताइए, किस चीज़ का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, मानवाधिकार का। या फिर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि भाई मानवाधिकार को लेकर मार्क्सवादियों की क्या विचार हैं, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में आप सभी से पूछा जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आप सभी के लिए प्रीवियस आप सभी के लिए क्लास हुई है उसका लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के थ्रू आप सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य मानवाधिकार का। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन और अन्य जो मार्क्सवादी सिद्धांत हैं उन्होंने अपने जो भी लेख लिखे हैं और उसके अंदर मानव अधिकारों के बारे में बात कही है, वही मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये तीन विचारकों के नाम तो आपको जरूर याद रखना है, कार्ल मार्क्स, एंजल्स या एंगल्स भी बोलते हैं जिन्हें, और फिर लेनिन। ये रूस के थे, तो आप सभी को पता है ये जर्मनी के थे और ये भी जर्मनी के ही थे। परंतु आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार पर जो मार्क्सवाद की विचारधारा क्या है, इन तीनों राइटरों के द्वारा जो भी मानवाधिकार की व्याख्या की गई है वही क्या कहलाता है, मानवाधिकार की व्याख्या मार्क्सवाद की। इसके बाद में मानवाधिकारों में मार्क्सवाद का ये कहना है कि भाई जो व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं वो नहीं, बल्कि जो सामाजिक अधिकार होते हैं वो ज़्यादा व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ समझेंगे अच्छे तरीके से। कार्ल मार्क्स और एंगल्स या फिर जो लेनिन जी थे उन सबका कहना था कि भाई मानवाधिकार में अधिकार वे होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के बारे में खाली बात ना करें बल्कि समाज के समूचे हित के बारे में बात करें। वो ऐसे अधिकार हो जिसका उपभोग समाज के कुछ एक लोग ही ना कर पाए बल्कि समाज का हर एक वर्ग कर पाए। तो इन्होंने सामाजिक अधिकारों पर बल दिया है और मार्क्स का मानना था कि मानवाधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मानवाधिकार के थ्रू ही व्यक्तित्व का विकास होगा, यानी व्यक्ति का तो विकास होगा लेकिन उसकी आत्मभूति भी तभी होगी जब जो अधिकार होंगे वो सामाजिक अधिकार के रूप में उसे ग्रहण किए जाएंगे। इसके बाद में समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायता प्रदान करते हैं, इसीलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर इक्वली राइट मिलने चाहिए। राज्य के अपने नागरिक के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, यानी जो भी सरकार है, जैसी भी सरकार है आपके यहाँ पर, उसका सरकार का जनता के प्रति कुछ दायित्व है कि भाई राज्य क्या करेगी, हर एक व्यक्ति के लिए अधिकारों की रक्षा करेगी, हर एक व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण समाज बनाएगी। और इसीलिए ये बात कही गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा कि भाई राज्य की जो प्रकृति भी है कि वो व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की क्या करे, पूर्ति करे। अगर जनता के द्वारा सामाजिक और आर्थिक अधिकार मांगे जाते हैं, सामाजिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब अधिकार ऐसे हैं व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य कर सके, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कहीं आ जा सके, तो ये सब हमारे सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर आर्थिक अधिकारों की बात करें तो व्यक्ति को खुद होना चाहिए कि वो अपने कौन सा व्यवसाय चुनेगा, कैसे कार्य करेगा, ये चुनने का अधिकार जो है व्यक्ति को खुद ही होना चाहिए। ये आते हैं हमारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार के अंदर। सेकेंड चीज़ इसके अंदर याद रखना है, व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को राज्य या फिर राज्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया, यानी सरकार से भी ज़्यादा व्यक्ति के अधिकार जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको या तो ज़्यादा या अधिक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो कि व्यक्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सरकार। व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले रहेंगे। हर एक व्यक्ति, ऐसे प्राचीन काल में था, प्राचीन काल में भी एक ऐसा आदि मानव का काल जिसके अंदर जो ज़मीन थी वो सबकी थी, शिकार कोई भी व्यक्ति कर सकता था और वो कहीं पर भी आ जाकर बस सकता था, रह सकता था। वो एक न्यायपूर्ण समाज था। ठीक इसी तरीके से हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ पर हर एक व्यक्ति समान होंगे, हर एक व्यक्ति की स्थिति बराबर होगी।
क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि एक मालिक वर्ग और एक मजदूर वर्ग आता है, उसी समय से भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा का कहना था। अधिकारों की उदारवादी जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना करते हैं। पहली बात तो मार्क्सवादी, ध्यान रखना किसी भी मामलों में जो उदारवाद है उससे ठीक विपरीत है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवादी जो लोग हैं वो हमेशा उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं। और साथ साथ मार्क्स का एक लेख था जिनका नाम था ऑन द ज्यूस क्वेश्चन। इस पे इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को बुर्जुआ वर्ग, यानी जो भी प्राकृतिक अधिकार, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकार के अंदर 3 अधिकार डाले गए। पहला व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, और तीसरा अधिकार की हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यक्ति में जो ये संपत्ति का अधिकार वाला जो ये कॉन्सेप्ट था, तो वो उसके लिए इन्होंने क्वेश्चन मार्क बताया। उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत खाली ऐसे लोग जो कि अमीर, समृद्ध, ताकतवर लोग हैं उनको और अमीर बनाता है, इसीलिए संपत्ति का अधिकार जो है वो हमें सबको एक बराबर ही देना चाहिए, कुछ एक को ही सिर्फ अधिकार नहीं देना चाहिए, जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्था में होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ एक को ही संपत्ति के अधिकार मिलते हैं, परंतु ये क्या कहते हैं, संपत्ति के अधिकार सबको मिलने चाहिए। इसके बाद में मानव अधिकार कहे जाने वाली तथाकथित मानव अधिकार को इंगित करते हैं। यानी मानव अधिकार का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ लोगों को अधिकार दे दे, लेकिन अधिकार देने के अतिरिक्त हमें क्या करना होगा, लोगों में एक व्यवस्थित समाज का निर्माण करना होगा। ये अधिकार नहीं तो लोग सिर्फ अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में ही लगा देंगे। हमें अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन, कई समुदाय या फिर लोगों के मन में राजनीतिक चेतना भी लानी पड़ेगी कि कोई उनका शोषण ना कर सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थों की सोचता है और अपनी स्वार्थों की सोचने की वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। ये अधिकार स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं। यानी अगर हम बात करें कि अगर पूंजीवादी समाज में तो हर एक व्यक्ति के स्वार्थ अलग अलग होते हैं, तो हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग अलग अलग ढंग से करता है। बुर्जुआ समाज मानवाधिकारों के विचारों में महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। यानी जो बुर्जुआ समाज है, पहली बात तो यहाँ पर समझिए, बुर्जुआ समाज कहते हैं उनको जो कि अमीर लोग हैं। कौन है? जो कि अमीर ताकतवर लोग हैं उनको बोला जाता है। और जो गरीब, बेसहारा या फिर ऐसे नॉर्मल लोग हैं उन्हें सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो हमेशा जो है अमीर यानी जो ताकतवर, प्रभावशाली बुर्जुआ वर्ग है वही मानवाधिकारों के विचारों में गरीब लोगों से उनका शोषण करने में मदद करता है, और इसीलिए अधिकार सबको एक बराबर मिलने चाहिए। मार्क्स और एंगल्स की एक बुक थी जिनका नाम था होली फैमिली, में उन्होंने राज्य के बारे में लिखा है कि आधुनिक समाज में मानवाधिकार ठीक उसी प्रकार से उन्होंने मान्यता दी है जिस प्रकार दास प्रथा में मान्यता दी गई थी। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मानवाधिकार ही नहीं होगा तो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शोषण होगा और व्यक्ति अपना एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। इसीलिए जैसा कि दास प्रथा में होता था, अगर लोगों के पास अपने खुद के अधिकार नहीं होंगे तो वो जिसके पास भी काम करेंगे, जिसके पास भी मजदूरी करेंगे, वो हमेशा अपने मालिकों की बात सुनेंगे, उसी को ही न्याय समझेंगे। आधुनिक राज्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निजी हितों से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दो व्यक्ति जो भी आपस में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मार्क्स ये स्पष्ट करते हैं कि बुर्जुआ जो वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, प्रभावशाली वर्ग है, उसकी वजह से, उसी की प्रक्रिया के कारण समाज में अगर हम देखें सब लोगों का शोषण होता है। समाज में जो बाजारी शक्ति है वो बुर्जुआ ताकत के ऊपर निर्भर करती है। यानी अगर हमारे समाज में ज़्यादातर अमीरों की चलती है तो वहाँ पर बाजार व्यवस्था होगी, यानी बाजार पर पूरा का पूरा पूंजीवादी व्यवस्था का नियंत्रण होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाववादी सिद्धांत देखने को मिलता है। अलगाववादी सिद्धांत क्या होता है? जिसमें मनुष्य जो है अपने सारे जीवन से अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पूंजीवादी समाज में एक मजदूर होता है, तो एक मजदूर क्या करता है? सुबह सुबह उठता है, फैक्ट्री जाता है काम करने के लिए, वहाँ से शाम को छुट्टी होती है, काम करके फिर वापस आता है घर पे। तो वो समाज से कट जाता है, रोजाना उसका यही प्रोसेस चलता है, सुबह उठता है, फैक्ट्री जाता है, शाम को आता है, खाना पीना खाता है, सो जाता है। तो वो पहली बात तो समाज से कट जाता है पूंजीवादी व्यवस्था में। दूसरी बात अपने परिवार से भी कट जाता है, वो अपने परिवार को भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसकी आय कम होती है तो उसको ओवर टाइम करना पड़ता है। तीसरी बात, व्यक्ति का जो खुद का प्रोडक्ट होता है उससे भी लगाव खत्म हो जाता है। हम देखें फैक्ट्रियों के अंदर, तो फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं? मजदूर फैक्ट्री के अंदर, जैसे एक कमीज़ का उदाहरण लेंगे हम, जैसे आज फैक्ट्री में देखें तो पहले कोई भी एक मजदूर हुआ करता था, वो पूरी चीज़ को स्वयं बनाता था। जैसे एक पूरी कमीज़ की जो संरचना थी वो खुद बनाता था। आज के समय में बटन कोई और लगाता है, कॉलर कोई और बनाता है, सिलाई कोई और करता है, प्रेस कोई और करता है। तो व्यक्ति के जो कार्य के प्रति लगाव थे वो लगाव खत्म हो गए। और हर एक व्यक्ति जब एक कार्य को कंप्लीटली कर लेता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके नज़र में कोई भी कार्य है, कोई व्यक्ति बड़ी ही मेहनत से कर रहा है, जब वो कार्य पूरी तरीके से संपन्न हो जाता है तो एक अलग सी खुशी आती थी उस व्यक्ति के मन में।
और उसका अपने वस्तु के प्रति लगाव भी रहता था, उसकी वो इज्जत भी करता था। परंतु आज के समय में वो अपने वस्तु, अपने श्रम, अपने मजदूरी से भी अलग होता जा रहा है। मार्क्स के अनुसार समाज का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध ना होकर एक वर्ग का दूसरे व्यक्ति से ही संबंध है। यानी एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग से शोषण करता है, यही समाज आज हम देखते हैं। तो हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो कि मुक्त समाज हो, जिसमें हर एक वर्ग का सम्मान हो। अमीर लोग जो है वो किसान लोग, अमीर लोग जो है वो गरीबों का शोषण करते हैं, जो ज़मींदार लोग हैं वो किसानों का शोषण करते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने मजदूर, जो फैक्ट्री में काम करने वाले, उनका शोषण करते हैं। वर्ग संघर्ष अगर हम देखें तो वर्ग संघर्ष के परिणाम श्रमिक वर्ग की विजय होगी। जब भी वर्ग संघर्ष होगा अंत में, तो उसमें जो श्रमिक वर्ग है उसकी विजय होगी और वर्ग संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा, शोषण का अंत हो जाएगा। ये इसके बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि समाज में साम्यवादी स्थापित होगा। यानी वास्तविक समानता तभी आएगी जब समाज में हर एक व्यक्ति ना केवल धन से, ना कोई संपत्ति से, ना कोई अधिकारों से, बल्कि हर एक मामलों में जब व्यक्ति एक दूसरे के समान बनेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा ने मानवाधिकारों की धारणा को समझाने के लिए दो बातों को कहा है कि इसको आप ज़रूर समझें। सबसे पहली बात यह है कि भाई इन्होंने कहा है कि मार्क्स परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिकारों और समानता के आधार पर प्रकाश डाला है। इन्होंने क्या किया है, मार्क्स ने सामाजिक समानता लाने की बात करी है और मार्क्स के सिद्धांत से जब कानूनी समानता होगी तो अपने ऑटोमेटिकली सामाजिक समानता धीरे धीरे आने लगेगी। अगर कानूनी सभी लोगों के लिए अलग अलग है, सेकंड पॉइंट आपका यही कहता है कि अगर कानूनी सब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए अलग कानून है, अमीर पैसे देके अपनी बेल करवा लेते हैं, गरीब नहीं करवा पाते, तो वहाँ पर कभी भी समाज में समानता स्थापित होगी ही नहीं। वो रियलिटी में हमेशा शोषणपूर्ण समाज रहेगा, अमीरों के द्वारा गरीबों का हमेशा ही शोषण किया जाएगा। सो भाई ये दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप इस तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो समझ नहीं आ रही है, मिल नहीं रहा है, तो आप अपना जो भी डाउट है आप हमें इस तरीके से भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आप लोगों के लिए आए उसका जो नोटिफिकेशन है फटाफट आपको मिल जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। इसके अलावा कुछ वेरियस लिंक भी है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अपना कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आप वो मुझे शेयर कर सकते हैं पर्सनली, और हमारे ऑफिशियल अकाउंट का जो भी पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।